गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे किसी नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाल रहे हैं। कि हम जानते हैं प्रत्येक परमाणु में क्या होता है, प्रत्येक परमाणु में के केंद्र में एक ठोस धनावेशित संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये क्या है, नाभिक धनावेशित होगा और इसके चारों ओर वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋण आवेशित कण है। तो इस इलेक्ट्रॉन जो ये ऋणावेशित कण है, ये नाभिक के चारों ओर क्या रहता है, गतिमान रहता है, वृत्तीय कक्षा में या दीर्घवृत्तीय कक्षा में। तो गतिमान इलेक्ट्रॉन यानी गतिमान आवेश। तो जब आवेश गतिमान होगा तो धारा भी बहेगी और वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, यानी गतिमान आवेश जब प्रवाहित होगा, यहां बहेगा या ये गतिमान होगा तो इसके समतुल्य यहां धारा भी प्राप्त होगी। और दूसरा, ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अब प्रत्येक चुंबक का क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो गतिमान इलेक्ट्रॉन जो कि चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, एक दंड चुंबकीय या एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है, तो इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान। ठीक है, कि गतिमान इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो इसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो देखिए, इसको निकालते हैं 1 बाय 1। पहले धारा निकालेंगे, तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसमें प्राप्त करेंगे। तो माना यहां पर इस नाभिक के चारों ओर, केंद्र में नाभिक है, इसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, ये वृत्तीय पथ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गतिमान है, ये वृत्तीय पथ पे गतिमान है। ठीक है, ये इस समय जो है ये ऐसे में गतिमान। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का आवेश, माना क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश E। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में कितना समय ले रहा है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय ले रहा है, ये कैपिटल T समय ले रहा है। तो ये T क्या हो जाएगा, इसका आवर्तकाल हो जाएगा। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। तो माना यहां पर वृत्तीय कक्षा में गति के दौरान इलेक्ट्रॉन के लिए आवर्तकाल क्या है, कैपिटल T है, एक चक्कर पूरा करने का समय। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, स्मॉल e। हम क्यों मानते तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से प्रकट करते हैं। तो अब निकालिए कि गतिमान इलेक्ट्रॉन जब होगा तो उस समय इसके लिए जो धारा होगी वो धारा का मान कितना होगा, क्योंकि जब धारा प्रवाहित होती है किसी परिपथ में तो वहां पर आवेश क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। यानी आवेश जब गतिमान होगा तो धारा प्राप्त होगी। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन वाला जो आवेशित कण है ये प्रवाहित हो रहा है तो धारा आएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन के तुल्य वैद्युत धारा। ठीक है, कि नाभिक के परितः वृत्तीय कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन के तुल्य धारा, इलेक्ट्रॉन के लिए तुल्य धारा। ठीक है, कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए धारा का मान कितना आएगा। तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। यह आपने सूत्र पढ़ा हुआ है, तो निकालिए। धारा के स्थान पर हम क्या रख देंगे, माना एक इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहां पर उत्पन्न धारा कितनी है, I। तो इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, आवेश किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, बटे समय क्या आएगा, एक चक्कर में लगा हुआ समय, कैपिटल T। ठीक हो गया, इसको लिख दीजिए फिलहाल समीकरण नंबर 1। ये T क्या है, आवर्तकाल या परिक्रमण काल। ठीक है, यहां पर इस T का मान हम कैसे निकालेंगे, जो ये आवर्तकाल कैपिटल T है ये एक प्रकार का समय है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो यहां पर आवर्तकाल बराबर आएगा दूरी बटे 4। वही सूत्र यहां भी आएगा, समय है ये।
समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कौन सी आएगी? एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर। आर क्या है? इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, ठीक है, बटे चाल। माना इलेक्ट्रॉन की चाल क्या है? इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल v है, ये दिखा रखा है, ठीक है, इस दिशा में गतिमान है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, वेग की दिशा कैसे प्रकट करेंगे भाई? इस बिंदु पे क्या करेंगे? वृत्तीय पथ के इस बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा यहां पर वेग की दिशा को प्रकट करेगी। तो इसका वेग है वेक्टर v, तो केवल v क्या हो जाएगा? इसकी चाल को प्रकट करेगा। चाल अदिश राशि ना, इसमें वेक्टर नहीं लगाएंगे। तो t बराबर आ गया 2 पाई r अपॉन v। इस मान को, जो t का ये मान आ गया, इस मान को आप समीकरण नंबर 1 में रखिए और देखिए कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा t बराबर 2 पाई r अपॉन v, सॉरी आई में इसमें रखना था ना, तो इसमें धारा I, तब जो है जब यहां से मान t का ये मान यहां रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में, तो धारा I का मान क्या आएगा? E अपॉन कैपिटल T। कैपिटल T इज 2 पाई R अपॉन V। ये हो जाएगा, ये V अंश में आ जाएगा और धारा I बराबर हो जाएगा E V अपॉन 2 पाई R। ये जो है आपका क्या आ गया? ये किसी नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में, नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए तुल्य धारा का मान आ गया। इसका सूत्र हो गया स्मॉल ev अपॉन 2 पाई r, जहां r पथ की त्रिज्या है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक हो गया? सवाल आता है इसमें, न्यूमेरिकल आता है इस पे भी आ सकता है और यहां भी इस पे भी आ सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आवृत्ति दी होती है, आवर्तकाल नहीं दिया होता है, आवृत्ति दी होती है। जैसे माना आपको आवृत्ति दे रखी है, आवृत्ति कि माना इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति कितनी है? f। आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरा कर रहा है। सपोज इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरे कर रहा है, तो f का मान 50। तो तब आप आवर्तकाल कैसे निकालेंगे? क्योंकि I का मान निकालने पहले t निकालना जरूरी है। आवर्तकाल यहां तो आपको आवृत्ति दे रखी है, तो आपके पास एक सूत्र है कि आवर्तकाल कैपिटल T इंटू आवृत्ति, आवर्तकाल गुणा क्या आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1 होता है ना, समझ गए? तो यहां से आप t का मान क्या निकाल देंगे? 1 अपॉन f। ठीक हो गया? ये हो गया ना। तब t के इस मान को आप यहां धारा वाले सूत्र में रखिए, तो t का मान कहां रख दीजिए? t का यह मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, ये कब करेंगे ये वाला? यदि आपको आवृत्ति दे रखी है और आवर्तकाल नहीं दे रखा, आवृत्ति ये दे रखी है, तो आप आवर्तकाल कैसे निकालेंगे? आवर्तकाल गुणा आवृत्ति बराबर 1, तो आवर्तकाल बराबर 1 बटे आवृत्ति, तो t बराबर 1 अपॉन f। ये जो मान है, ये मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए यहां पे I बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा धारा I बराबर E अपॉन कैपिटल T, तो T के स्थान पे क्या आएगा? 1 अपॉन f। तो I बराबर हो जाएगा E इंटू f। याद आएगा ना? I बराबर E इंटू f, यानी धारा बराबर आवेश गुणा गया आवृत्ति। इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अब देखिए आप हो सकता है ये f वाला फॉर्मूला आपकी किताब में ना हो, ठीक है, पर न्यूमेरिकल आया है बोर्ड में इसमें। तो ये धारा का सूत्र आपने देख लिया, ev अपॉन 2 पाई r हो गया। अब इसके बाद क्योंकि जो गतिमान इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? वो चुंबकीय गुणों को प्रकट करेगा, वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो इसमें क्या होता है? ये एक धारा लूप की भांति व्यवहार करता है।
ठीक है, क्योंकि गतिमान आवेश से धारा प्राप्त होगी, तो हम ये कह सकते हैं धारा बह रही है। ठीक है, तो गतिमान आवेश क्योंकि धारा उत्पन्न करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसलिए एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसमें उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव विद्यमान होंगे, एक धारा रूप की भांति व्यवहार करेगा। जैसे माना यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये क्या कर रहा है, ये इधर की दिशा में चक्रण गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रीय ये कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण गति भी करता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये अपनी जगह पे ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज मोशन में, और हो सकता है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन हो ये पहले से ठीक विपरीत दिशा में घूम रहा हो ऐसे। ठीक है, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा उस टाइम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा। परंतु दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि गतिमान है, ये चक्रण गति भी कर रहे हैं, कक्षीय गति भी कर रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को, अपने अपने चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो खैर हम बात यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो निश्चित ही इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये कि जिसमें दो ध्रुव विद्यमान होंगे चुंबक की भांति व्यवहार करने में, तो इसलिए एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो गतिमान इलेक्ट्रॉन क्योंकि चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, इसलिए इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। ठीक है, जैसे हमने कल निकाला था, तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, गतिमान इलेक्ट्रॉन का, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये कितना होगा, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा आई के इस मान को नोट रखना है, आई का ये मान आप नोट रखेंगे इसमें। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं हम, कैपिटल एम से, कैपिटल एम। एम बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर धारा गुणा गया क्षेत्रफल। एम बराबर, पहले एन आई ए पढ़ा था, एन मतलब फेरों की संख्या, यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक चक्कर लगा रहा है, एक फेरा हो रहा है, एन का मान 1 रख देंगे। ठीक है ना, एन का मान 1 होगा तो क्या आएगा, एम बराबर आई इंटू ए। आई का मान ये रखिए, ए का मान क्या होगा, ए माने इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, आर, तो इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वो तो हो जाएगा ए का मान। तो रखिए यहाँ पे m बराबर आई का मान ये वाला रखिए, समीकरण नंबर 3 वाला, ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू ए के स्थान पे पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया अगर वृत्ताकार कक्षा है। ठीक है, m बराबर आर से ये आर कैंसिल कीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया ई वी आर अपॉन 2। ये क्या आ गया, ये गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। ठीक है, ई वी आर अपॉन 2, आर त्रिज्या हो गई, वी वेग हो गया, ई क्या हो गया, इसका आवेश हो गया। ठीक हो गया, ठीक है। अब इसमें जो ये गतिमान इलेक्ट्रॉन है, ये जब इस नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा, ठीक है, इस कक्षा की कोई ना कोई संख्या होगी, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो मानो ये कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो हमने बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो इसका कुछ ना कुछ कोणीय संवेग होता है। ठीक है, तो गति के दौरान इसका जो कोणीय संवेग होता है उसका मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ये कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को चाहे तो आप L से, चाहे तो आप कैपिटल J से प्रकट कर सकते हैं। माना मैं L से प्रकट कर रहा हूं, तो L बराबर होता है m v r, ये आपने पढ़ा है m v इंटू r, चाहे तो आप इससे निकाल दो, L बराबर आपने पढ़ा था P इंटू
ये आर क्रॉस पी पढ़ा था आपने, आर क्रॉस पी, पी माने रेखीय संवेग, तो रेखीय संवेग का मान क्या होता है m इंटू वी, पी के स्थान पे क्या था m इंटू वी, और आर के स्थान पे आर आ गया। ठीक हो गया ना। तो ये कोणीय संवेग बराबर होता है रेखीय संवेग का आघूर्ण, L बराबर आर क्रॉस पी, ये होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे हल करें तो P के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम, रेखीय संवेग P बराबर क्या होता है m इंटू वी, और R के स्थान पे R। ठीक हो गया। ये जो है m क्या है यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेग, और R क्या है इस पथ की त्रिज्या। L का मान आ गया, m का मान, ये कैपिटल M है, ये कैपिटल M क्या प्रकट कर रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये me रख दो इसको, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये क्या प्रकट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को। इसको समीकरण नंबर 4, इसको समीकरण नंबर 5 लिखिए। ठीक हो गया, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5। इसमें समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 से हम आगे और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। समीकरण 4 में समीकरण 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दीजिए, तो समीकरण 4 और 5 से। ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा यहां m बटे n, हम इसका मान निकाल रहे हैं। m बटे n बराबर ये बटे ये हो जाएगा, ये क्या है m का मान EVR अपॉन 2 बटे L का मान क्या आ गया ME मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू V। ये ऐसा मत करना E से E कैंसिल, ये थोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये ME है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है ना, चाहे आप इसको M ही रहने दो कोई बात नहीं। ठीक है ना, पर मैंने ME लिख दिया इसको। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, आगे सॉल्व कीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा m अपॉन l इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, v से v कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा क्या e अपॉन क्या भाई 2me। ठीक है, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे 2me, ये हो गया इसमें। ठीक है, अब यहां पर m बराबर ये क्या आ जाएगा E अपॉन, इस L को मैं यहां ले आ सकता हूं 2me इंटू n, लिख सकते हैं इसको ऐसा, m बराबर E अपॉन 2me, और ये L यहां गुणा में आ गया। ठीक हो गया यहां तक, समीकरण नंबर 6। तो ये क्या चीज है, ये है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है E अपॉन 2me इंटू L, L मतलब कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मान होता है NVR। ठीक है, ठीक हो गया। यहां पर ये दोनों राशियां, ये कोणीय संवेग और ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और ये कोणीय संवेग, ये दोनों क्या हैं, सदिश राशियां हैं। ये E अपॉन 2m ये क्या है, कांस्टेंट है, ये अचर राशि E इलेक्ट्रॉन का आवेश अचर होता है, Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये अचर होता है, दो भी क्या अचर संख्या है, ये अचर संख्या है। तो आपने यहां पर देखा था कि इस ऊपर वाले में कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग का अनुपात क्या होता है, अचर होता है। ठीक है, इस पर कक्षा की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, त्रिज्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन किस त्रिज्या के पथ पे गति कर रहा है। तो m अपॉन l का मान क्या होता है, अचर होता है। यहां से m का हमने सूत्र निकाल दिया। m और l ये सदिश राशियां हैं, तो इसको अगर हम सदिश रूप में दिखाएं तो सदिश रूप में कैसे दिखाएंगे, देखिए इसको अगर हम सदिश रूप में व्यक्त करें तो सदिश रूप में इसको लिखते हैं m बराबर, या माइनस लिख देते हैं E माइनस E अपॉन 2me इंटू L आएगा। तो यही फॉर्मूला, पर यहां पर ऋण चिन्ह आएगा किसी एक तरफ। ये ऋण चिन्ह ये प्रकट करता है कि m और l एक दूसरे के
विपरीत दिशाओं में। तो देखिए दिशा क्या होगी, एल की दिशा कैसे आएगी, यहां पे इसको एल कीजिए, कोणीय संवेग को एल या जैसे प्रकट करते हैं, मैं यहां पर एल से प्रकट कर रहा हूं इसको। ये किसकी दिशा थी भाई, ये इस पर देखिए दिशा, ये वेग की दिशा थी, ये त्रिज्या वेक्टर की दिशा थी, ठीक है। तो वी और आर इन दोनों के लंबवत होती है कोणीय संवेग की दिशा, ठीक है। कोणीय संवेग की दिशा क्या होती है, ये वी और आर दोनों के लंबवत होती है। तो यहां पर अगर हम दाहिने हाथ की हथेली का नियम देखें, ये रख दें हम किस दिशा में, ये वेग की दिशा में, ये रख दें हम चुंबकीय उसके त्रिज्या की दिशा में, ठीक है। तो उस तरीके से क्या, ये सॉरी ये धारा की दिशा में और ये त्रिज्या की दिशा में। तो बताइए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गतिमान है तो धारा इसकी विपरीत दिशा में गतिमान होगी। तो यहां पर ऐसा कर दो इसको, अगर मैं ऐसा रखता हूं इसको, ये वाला ये देखो ना, धारा यहां पर नीचे की ओर गतिमान है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गतिमान है, तो धारा नीचे की ओर होगी, इसके ठीक विपरीत दिशा में। ये धारा की दिशा हो गई, ये किसकी दिशा हो गई, ये वाली, ये त्रिज्या वेक्टर की दिशा हो गई। तो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर ये क्या होगा, कोणीय संवेग की दिशा होगी, ये कोणीय संवेग की दिशा है, ठीक है। इस ढंग से निकालेंगे इसको। और कोणीय संवेग के ठीक विपरीत दिशा किसकी होगी, चुंबकीय आघूर्ण की। तो चुंबकीय आघूर्ण कोणीय संवेग के ठीक विपरीत दिशा में होता है, ये ऋण चिन्ह द्वारा प्रकट हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र ही आ गया, ये किसके पदों में आ रखा है, कोणीय संवेग के पदों में, ठीक हो गया। ये आप इसको देख चुके हैं। और इसका एक सूत्र आप अभी आपने पहले भी निकाला, m बराबर EV/2, ये निकाला था आपने, अभी नहीं निकाला था ये। तो ये चुंबकीय आघूर्ण का एक सूत्र, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एक सूत्र है, एक सूत्र है, ये सूत्र L के रूप में, ये EVR के रूप में, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने यहां पर m बराबर ये निकाला, ये वेक्टर रूप में, अगर केवल आंकिक रूप में देंगे तो ऋण चिन्ह नहीं लगाएंगे यहां, ठीक है, तब ऋण चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला थोड़ा और देखिए, माना ये इलेक्ट्रॉन यहां पर nवीं कक्षा में गति कर रहा है, तो बोहर का परमाणु मॉडल है कि nवीं कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ये कितना होता है, एक तो होता है mvr, वो हमने भी बताया था पहले, और एक और होता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कक्षा की संख्या के 2 पाई गुने के बराबर होता है, एक फॉर्मूला है। ये n क्या है, कक्षा की, माना इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में गति कर रहा है, तो कोणीय संवेग L बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू h/2 पाई। अगर ये दूसरी कक्षा में गति कर रहा है तो होगा h/2 पाई गुणा गया 2, अगर तीसरी कक्षा में गति कर रहा है तो h/2 पाई गुणा गया 3, पांचवी कक्षा में गति कर रहा है तो h/2 पाई गुणा गया 5, ठीक है। यानी ये कक्षा की संख्या के h/2 पाई गुने के बराबर होता है कौन, कोणीय संवेग, ठीक हो गया। अब L का ये मान, ये वाला मान यहां पर रख दीजिए, ठीक है, यहां पर रखो इसको। तो तब जो है यदि हम L का ये मान समीकरण नंबर वो 6 वाले में रखते हैं, 6 वाले में क्या था, 6 वाले में दिशा नहीं दिखाने की, ठीक है ना। तो समीकरण, तब समीकरण 6 में जो समीकरण 6 था वो आंकिक रूप में L का मान रखने पर, तो ये क्या आ जाएगा भाई, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर E/2m E इंटू L, L का मान ये रख दीजिए h/2 पाई इंटू n, ये हो गया। अब यहां पर आप क्या आ गया, ये देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको m बराबर EH, ये कहां से आया, h/2 पाई इंटू n, L का मान रखा, ठीक है। तो ये वाला मान हमने L का यहां से रखा, तो ये हो गया कितना, EH/2 इंटू 2 4 पाई m E इंटू n, n मतलब कक्षा की संख्या।
इसको चुंबकीय, इसको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है, कक्षा की वो संख्या क्या कहलाता है? मुख्य क्वांटम संख्या। आपने पढ़ा होगा मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये पढ़े होंगे। ठीक है, ये n हो गया मुख्य क्वांटम संख्या, मतलब कक्षा की संख्या। ठीक, यहां पर E कांस्टेंट है, h क्या है? h है प्लांक नियतांक, ये भी एक नियतांक होता है। इसका मान होता है 6.6 गुणा गया 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, पाई भी कांस्टेंट है, me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये सब कांस्टेंट है। तो ये ब्रैकेट वाली राशि क्या है? कांस्टेंट है। ये n किसी कक्षा के लिए ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो सीधा सीधा ये क्या है भाई? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो ये नया सूत्र आ गया, ये n के रूप में आया कि m बराबर सम कांस्टेंट इनटू n। ठीक हो गया ना? अब इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? ये वाला, ये इसका एक नाम है बोहर मैग्नेटॉन संख्या। इसका नाम क्या है? बोहर, बोहर मतलब बोर, नील्स बोर के नाम पे, मैग्नेटॉन संख्या। इसको हम दर्शाते हैं म्यू एन से, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एल का वो वाला, ये जो सूत्र था कोणीय संवेग जो है n के h/2 पाई गुने के बराबर होता है, ये बोहर के द्वारा दिया गया। इस सूत्र का प्रयोग करने पे आया है, इसलिए इस कांस्टेंट का नाम है बोर मैग्नेटॉन नंबर। तो यहां पर इसका ये जो ये EH/4 पाई ME है, इसको हम दर्शाते हैं म्यू m से, और इसे क्या कहते हैं? बोहर मैग्नेटॉन संख्या, बोहर मैग्नेटॉन नंबर। और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 9.27 गुणा किया 10⁻24, 9.27 गुणा किया 10⁻24। ठीक हो गया? तो इस तरीके से अगर हम इसको हल करें तो m बराबर यहां पर इस कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं? म्यू m। म्यू m मतलब बोर मैग्नेटॉन नंबर। ठीक है, और उसकी वैल्यू हो गई। और इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा जो m का मात्रक होगा। m मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कल बता रखा आपको इसका मात्रक कितना था? एम्पियर मीटर स्क्वायर। कल निकाल के दिखा रखा आपको। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस ब्रैकेट का मात्रक वही होगा जो m का मात्रक होगा, कैपिटल M का। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस बोर मैग्नेटॉन नंबर का मात्रक भी क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये वाला, इसको चाहो समीकरण नंबर 8 लिख दो। अब हम यहां पे इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एक नया सूत्र प्राप्त करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? म्यू n बोर मैग्नेटॉन नंबर इंटू n। ठीक हो गया? और इसका मान आपको मिल गया 9.27 × 10⁻24। ठीक हो गया? तो आपके पास यहां पर ये आपने पढ़ लिया, और यहां इसमें अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर, ये L वाला जो था फॉर्मूला कि m बराबर -EL या E/2m × L, ये पढ़ा था ना आपने। और वेक्टर रूप में रखो तो ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन करता है दो प्रकार की गतियां। एक तो करता है कक्षीय गति, तो कक्षीय गति, और एक करता है चक्रण गति। तो कक्षीय गति के लिए ये जो सूत्र होगा, कक्षीय गति अगर इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो तब ये सूत्र बन जाएगा MO, और यहां रख देना खाली L। कि अगर इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति कर रहा है तो कक्षीय गति के कारण भी क्या होता है? उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं इलेक्ट्रॉन में, और चक्रण गति के कारण भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति कर रहा है ना, कक्षीय गति, चक्रण गति। तो होता क्या है? अधिकांश चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन में किस गति के कारण उत्पन्न होते हैं? चक्रण गति के कारण।
90% गुण, 90%। 10% चुंबकीय गुण किसके कारण उत्पन्न होते हैं? कक्षीय गति के कारण। तो कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हुए इलेक्ट्रॉन में, उसके कारण जो होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसको दर्शाएंगे MO, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ऑर्बिटल मोशन के कारण। ऑर्बिटल मोशन मतलब कक्षीय गति, ठीक है। तो तब सूत्र ये आएगा। और अगर चक्रण गति के कारण होगा तो चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन में आते हैं, अधिकांश गुण उसी से आते हैं। तो चक्रण गति के कारण इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये दर्शाया जाएगा MS से, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ड्यू टू स्पिन मोशन, ठीक है। और इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र इसी पैटर्न का आएगा, थोड़ा ही अंतर होगा, -E/, यहां M होगा केवल। ये ME क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इनटू S, यहां कैपिटल S लिख दिया। ये S क्या है? यहां L क्या था? ये क्या था? L कोणीय संवेग। S को कहते हैं चक्रण कोणीय संवेग। चक्रण कोणीय संवेग ये आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। जहां S क्या है? चक्रण, यानी चक्रण गति के कारण जो कोणीय संवेग होगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बिल्कुल वैसे गति करता है जैसे क्या होता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी क्या होती है? अपनी कीली के चारों ओर चक्रण गति भी करती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है वो तो क्या कक्षीय गति, और जो अपनी कीली के चारों ओर घूम रही है वो क्या है? चक्रण गति। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी है, ये अपनी कीली के चारों ओर घूम रहा है, वो है चक्रण गति। उसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये होगा, और जो ये चारों ओर घूम रही है ऐसे नाभिक के, वो हो जाएगा कक्षीय गति। उसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये होगा। यहाँ ऐसा रहेगा है। और इन दोनों का सदिश योग ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इन दोनों का जो योग आएगा, तो परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो M होगा वो कैसे दिया जाएगा? ये हो जाएगा इन दोनों का सदिश योग, वेक्टर M0 प्लस वेक्टर MS। तो यानी कक्षीय गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और स्पिन मोशन के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश योग ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। और अधिकांश चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन में चक्रण गति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। आज आपने इसमें क्या पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन यदि गतिमान है अपनी कक्षा में तो धारा कितनी उत्पन्न करेगा, उसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा, बोहर मैग्नेट्रॉन संख्या का मान कितना होता है, और इसके जो चक्रण, इसमें चक्रण गति के कारण क्या होता है, अधिकांश चुंबकीय गुण इसमें उत्पन्न होते हैं। थैंक यू।